एग्जामिनेशन पीरियड में आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास ना छूटे, नहीं तो वीडियो से कवर करना होगा। वीडियो से कवर करने जाओगे, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं आएंगी। सिर्फ अंडरलाइन पढ़ के काम चल जाएगा ऐसा नहीं है। एक टोटलिटी में आपको करना जरूरी है। ठीक है, टोटलिटी इसलिए कह रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोगों ने में से बहुत सारे लोगों ने पूरे सब्जेक्ट को रिवीजन बुक से या नोट से नहीं किया है। जिन लोगों ने नोट से कर लिया है तो वहां पे अपडेशन की जरूरत होगी। ठीक है, चलिए। जैव विविधता, विश्व जैव विविधता के लिए शांति और उसका जो नेचर है, वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस एंड विथ नेचर, शांति के साथ। ठीक है, चलिए। टॉपिक कुछ भी हो, बायोडायवर्सिटी वाला, बायोडायवर्सिटी के लिए एक कोलिशन होना है। ठीक है, उसके लिए ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड कोलिशन फॉर पीस विथ नेचर, अ कॉल फॉर लाइफ, ये था इसका। ये तो पहले आप सबसे पहले प्री के लिए देख लीजिए, यूपीपीसीएस। ठीक है, आप में से जिन जिन लोगों ने यूपीपीसीएस दिया होगा, करंट अफेयर में जितना बताया था उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए और उसमें से कितने मेरे पढ़ाने से आए या मेरे नोट से आ गए, ये जो मंथली मैगजीन है उससे कितने आ गए। अगर आपको ये पता है तो आप भरोसा कर सकते हैं, अगर नहीं आया है तो आपको भरोसा नहीं करना है। ठीक है, चलो। सो लेट्स नो अबाउट द कोलिएशन। कोलिएशन में कौन कौन है? मैक्सिको, एक बायोडायवर्सिटी को लेकर एक कोलिशन हुआ है जिसमें मैक्सिको, स्वीडन, युगांडा एंड चिली जो है, 4 जो कॉन्टिनेंट के कंट्रीज इसमें शामिल है। ध्यान रखना, इंडिया नहीं है, ऑब्वियस है, क्योंकि एशिया पैसिफिक से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ठीक है, तो उसका नेचर क्या होगा, इस कोलिशन का नेचर क्या होगा? इट्स अ वॉलेंट्री, स्वैच्छिक होगा और ओपन फॉर ऑल कंट्रीज होगा, सबके लिए होगा, प्रिंसिपल सबके लिए सेम होना है। ठीक है, जो सभी सभी लोग एग्री होंगे, किसी एक साथ आएंगे, एक टॉपिक पे बात होगी, तभी वो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये प्रिंसिपल इसका बेसिकली ये कि सभी लोग सहमत होने चाहिए। एग्री टू प्रिंसिपल एम एट इंप्रूविंग ह्यूमैनिटी रिलेशनशिप विथ नेचर, नेचर के साथ ही चलना है। एक कोलिशन बना है, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव वही है कि जो बेसिकली जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं कॉम्प्रिहेंसिवली उसको, उसे एक ऐसा चेंज लाना जिससे कि ह्यूमन जो जो इंटरेक्शन है उसमें कुछ चेंज लाया जाए, ताकि हम एनवायरनमेंट के साथ चल सके, उसके अगेंस्ट नहीं। हमारी कोई भी ग्रोथ जो है एनवायरनमेंट के साथ है, ना कि उसके अगेंस्ट। फिल्म में डायलॉग है ना कि या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, ये लाइफ में भी है। चलिए, तो इसके लिए एक आपका एक रेमिफिकेशन जो है, डिफाइन द हाईएस्ट जो राइट बेस्ड अप्रोच था, आउटलाइन था, कुंगमिन प्रोटोकॉल, कुंगमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। जल्दी से कमेंट करके बताना, बिना देखे कोशिश करना। कब आया है ये, कौन सा 24 है, 27 है, क्या है? अगर कल की क्लासेस याद हो तो विदाउट देखे थोड़ा सा ऑनेस्टी लेके आओ, कमेंट करके बताओ। कल काफी देर तक इस पर बात हुई है, बहुत धीमे धीमे चला हूं मैं। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट करना है, इस अप्रोच को। तो उसके लिए रिसोर्सेज, अब इसमें क्या है, मोबिलाइज फंड को मोबिलाइज करना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रिजर्व करना हो, बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना हो, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट, तो इसमें गवर्नमेंट भी इंगेज होगी एंड सोसाइटी भी होगी। गवर्नमेंट भी होगी, सोसाइटी भी होगी,
ठीक है, लेवल पे, लोकल लेवल पे, टू एम्पावर लोकल एक्शन फॉर अचीविंग पीस विथ नेचर। इंपॉर्टेंट है। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट के लिए भी है एंड जे मिसबा 22। चलिए, थोड़ा सा टाइम लगा आपको, आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाते तो सिर्फ 2022 लिख सकते थे, यू कैन राइट। थोड़ा तो एप्लीकेबल माइंड भी आपका अप्लाई वाला होना चाहिए, अप्लाइड माइंड होना चाहिए। देखो चीजें पहले ऐसे समझो, पता तो सबको होगा, सबकॉन्शियस माइंड में तो पता सबको होता है, बट रिप्लाई अगर रिस्पॉन्ड ही बहुत लेट हो जाए, भाई 2 घंटे बाद एग्जामिनेशन हॉल के बाद बाहर याद आए, फायदा है उसका? एनी बेनिफिट, एनी उसका कोई बेनिफिट है? नहीं है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। चलो, 20 सेकेंड मैक्सिमम था इसके लिए, व्हाट आई फील, है ना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की बात हो रही है। वन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना एक इनिशिएटिव लिया गया है। फुल फॉर्म क्या है? FERI, फेरी। ठीक है, न्यूज में क्यों था ये? 2024 में एक जो बायोडाइवर्सिटी CBD है, उसका एक जो सेक्रेटेरिएट है ना, उसने सेलिब्रेट किया, 10th एनिवर्सरी इसने मनाई है। ठीक है, लॉन्च फॉर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इनिशिएटिव। तो फेरी याद रखना, इसकी 10th एनिवर्सरी मनाई गई। इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 1 मिनट, यहां से हमने स्टार्ट किया था एंड ये आपका फ्री के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ खाली UPPCS नहीं, IAS के लिए भी करके जाना है। सो चलो लेट्स डिस्कस अबाउट फेरी। क्या है भाई? ये लॉन्च हुआ है 14 में, कोरिया में लॉन्च हुआ था। रिपब्लिक ऑफ कोरिया से ने इसको क्या किया, CBD के कोलैबोरेशन से इसको एग्जीक्यूट किया है, डेवलप किया है। ठीक है, सो मैंडेट क्या है इसका? मैंडेट है बेसिकली वही कुंगमिन मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। मिसबा जी, COP15 में जो आपने कहा है 2022, ये देखो क्या ये मैच कर रहा है? एक बार थोड़ा सा देख लेना मॉन्ट्रियल वाला। ठीक है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी को जो लॉसेस हो रहा है, इसको 2030 तक रोकने के लिए देयर आर 23 टारगेट्स। आईची भी इसको कहा जा रहा है ना। चलो, वेरी गुड। सो इनिशिएटिव, अब इसमें क्या है बेसिकली, CBD का ही है। अच्छा, मैंडेट ये हो गया। अब मैंडेट के बाद आ जाओ, इनिशिएटिव क्या लिया गया। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका, आप क्लास में आ रहे हैं, पहले ऐसे समझो, आप क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विदाउट रीडिंग अगर आप क्लास में आ रहे हैं तो देयर इज नो यूज, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसका मैक्सिमम अगर पोटेंशियल के साथ आपको बेनिफिट लेना है तो आपको रीडिंग लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो फेरी ने क्या स्टेप लिया, इनिशिएटिव क्या लिया है? शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान है, ध्यान देखना गौर से। शॉर्ट टर्म है ये एक्शन प्लान ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। स्टेपर कहा गया इसको, दिस नोन एज स्टेपर एंड वी प्लान फॉरेस्ट। देयर आर टू इनिशिएटिव्स। अब इसको देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, यूपीएससी कैसे फ्रेम करेगी क्वेश्चन को? पेरी का ना करके वो कर देगी आपको, कोई भी UNFCC का कर देगी। सो यू हैव टू नो। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। रेस्टोरेशन का मतलब हुआ है कि भाई आप अगर एक जगह पेड़
को कट कर रहे हैं तो दूसरी जगह उसको उसका ट्री प्लांटेशन भी करना है। बहुत सारे जो स्पीशीज है उसको ऑलरेडी जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं उसको रिस्टोर करना है, बचाना है ना। रिस्टोर डिजायर स्पीशीज है। रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, नेटिव जो प्लांट्स है ऑन लैंड इज करंटली बीइंग यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, है ना। जी बिल्कुल, जस्ट काइंड ऑफ या। ठीक है। सो रिक्लेमेशन की बात करें, रिक्लेमेशन की बात करें, सो जो लैंड बहुत ज्यादा क्या हो गया, थोड़ा सा रेस्टोरेट को करना होगा क्योंकि डिग्रेड जो हो गया है, सीवरली डिग्रेड हो गया है, डिग्रेडेड लैंड जो है, बेकार हो गया है जो लैंड, जमीन, उसको रिस्टोर करना, रिक्लेम करना, है ना। एंड रिप्लेसमेंट, बहुत सारी चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो आपको ये भी यहाँ भी ध्यान देना होगा कि रिप्लेस जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज है विथ इंट्रोड्यूस स्पीसीज एज अ रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो कहीं से उठा के अगर जैसे रिप्लेस के लिए क्या करना हो, क्या कर सकते हैं, जो भी मौजूदा जो स्पीसीज है उसके स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, उसको विदेशी प्रजातियों से, नहीं फॉरेन जो स्पीसीज है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इसी इसका एक एग्जाम्पल आप देखो, इसका एक एग्जाम्पल शायद आपको ध्यान में हो, एक चीता लेके आया गया, चीता ही लाया गया था नामीबिया और जाम्बिया से। हाँ। सो उसका क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट अलग है, बट उसको फॉरेन स्पीसीज को लाया गया। ये उसका एग्जाम्पल है। ये उसको मतलब रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते, बट अगर एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 से ही एक्सटिंक्ट है चीता, तो क्या करोगे। क्लियर। चलो, सो अबाउट जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वही यार, बेसिकली अगर आप ट्री को, फॉरेस्ट को अगर आप रिस्टोर नहीं करते हो तो फिर लैंड जो डिग्रेड हो रहा है, लैंड जो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, स्पीसीज जो डिग्रेड हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, प्लांट्स की बात करें वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है, सॉइल प्रोटेक्शन है, वाटर रिसोर्सेज है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें ऑलरेडी इंटरमिंगल है ये, ठीक है। सिर्फ एक एक फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं होता, वो किसी के लिए, आपके लिए वो जो दूर से जंगल है, किसी के लिए वो घर भी है, कुछ स्पीशीज के लिए। सो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर जो फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के लिए क्या है, IUCN का ही एक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, WWF का फॉरेस्ट फॉर लाइफ प्रोग्राम, UN का रेड प्लस फ्रेमवर्क, फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रेस्टोरेशन मैकेनिज्म जो है, ये सब कुछ रेस्टोरेशन को लेकर है, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन को लेकर। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन को लेकर, ठीक है। चलो अब ये थोड़ा सा आप इसकी डिटेल में जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा, अगर फिर से कह रहा हूं, अगर चीजें आपकी जो मैंने दे दी है उसको फिनिश कर लिया है, उसके बाद भी दिल मांगे मोर वाली बात आती है, आपने डाइजेस्ट कर लिया है जो भी मैंने मटेरियल दिया है, उसके बाद आपका मन करता है, यू कैन इस पे डिटेल कर सकते हो। गुलाब शाह जी, क्लियर है। और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मेरे नोट्स में ही मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी, किसी मंथ में मिलेगा, किसी और मंथ में मिलेगा, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होगे। अच्छा, आप लोग टारगेट को देख रहे हो, तो मैं टारगेट जो डेली पोस्ट कर रहा हूँ, पलट के देखने भी जाते हो क्या टारगेट चल रहा है। हम्म। तो कौन सी मैगजीन चल रही है अभी। एंड ऑफ मार्च तक देख लीजिए, इतना टाइम लग गया। मई जून लिखने में कितना टाइम लगता है, ठीक है।
तो जून से आप स्टार्ट करोगे, लो जुलाई आ गया, आज ही जुलाई लगाया है। ठीक है, तो जुलाई की जो मैगजीन है, आप उसको 5 डेज में कवर करना है। इन द एंड ऑफ मार्च, मार्च खत्म होते होते तक, अगर होली और दीपावली में नहीं जा रहे हो तो 5 डेज इनफ है, इनफ है। कम से कम 2 से 3 बार कर लोगे। किसी भी काम को करने के राजमशाय एंड बाबू मोशाय, है ना, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आपको वो काम पता होना चाहिए, इफ यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, गो अहेड। और अगर नहीं पता है तो आपको सीखने की जरूरत है। तो सिखाने के लिए जो जो इंस्ट्रक्टर बैठा है, जो मेंटर बैठा है, आप उसकी बात मान लो। लेकिन तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं ना आपके पास। नहीं, 6 दिन नहीं लगेगा बॉस, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप 3 आवर्स भी दे रहे हैं ना, तो बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको हो सकता है वो 3 डेज लग जाए, सेकेंड राउंड में आपको 2 दिन ही लगना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, अंडरलाइन ही पढ़ना है आपको। ठीक है, एक चीज को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, सक्सेस का मंत्रा वहीं पे है और कुछ नहीं है। बस हम लोग नए के चक्कर में क्या है, प्रॉब्लम बस वही है, दिल मांगे मोर, सारी फसाद की जड़ वही है। ठीक है, चलो। अब देखो, सब लोग ने पढ़ लिया, लेकिन कुमिन मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल वाला है, उसका डेट नहीं पता है। बहुत इजी है, बट ध्यान में नहीं है। क्यों नहीं है? खुद से सवाल करो, समझ में आएगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि काफी डायलॉग बाजी हो जाती है ना। हम्म, चलिए, नेचुरल फार्मिंग कौन सा मिनिस्ट्री है? यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, एन एम एन एफ, है ना। इट्स अ ऑटोनोमस है ये, ध्यान देना। ये जो मिशन जो है, ये तो आपका स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। ठीक है, किसकी स्कीम है? ठीक है, सो इट्स अ ऑटोनोमस। ठीक है, स्टैंड अलोन है ये, सेंट्रल का ही होगा। अब आप थोड़ा सा बजट वगैरह में कुछ कुछ चीजें आई हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बताया गया है 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रीनेम किया गया और प्राकृतिक कृषि पद्धति किया गया था। बाद में इसको फिर परंपरागत कृषि के तहत इसको, ये आता किसके अंडर में था बेसिकली, पहले समझ लो थोड़ा सा। बेसिकली इनिशियली ये रीनेम्ड हुआ है एज अ भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति 2019 में, अंडर द अम्ब्रेला स्कीम था। इट्स अम्ब्रेला स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में आता था ये। इस स्कीम के अंडर में था ये वाली स्कीम। ठीक है, पहली चीज ये तो हुआ चेंजेस, प्री के लिए इंपॉर्टेंट। 15 में अगर हम बात करें, इसका एम था कि भाई, अब नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है तो किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ, अगर केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करना था, while using eco-friendly and low cost technologies. ओके, बट अब इसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया गया 23-24 में। क्या किया गया, इसका नेशन वाइड इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो टाइमलाइन क्या है,
जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो है, इसका टाइमलाइन है, ये एक्टिव रहेगा कब तक? 25 तक, 19 टू 25। एंड कवरेज की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट कवरेज एरिया और टारगेट एरिया, 12 लाख किलोमीटर, सॉरी लाख हेक्टेयर, जिसमें कि आने वाले फॉर कमिंग ईयर के लिए फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वो मिलेगा 12,200 हेक्टेयर फॉर 3 years। ये मिलेगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से। अगर गवर्नमेंट की तरफ से का मतलब है कि मान लीजिए मोहित का के पास एक एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे वो बिना किसी केमिकल के एग्रीकल्चर फूड ग्रेन जो है प्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट वहां पे उसको कुछ फैसिलिटी या जो सब्सिडी जो है वो मिल जाएगा, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा, आज मोहित है या नहीं है? क्लियर है? चलिए ठीक। अब इसके लिए क्या क्या है, 1 करोड़ किसान जो है बेसिकली, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो 50,000 जो है क्लस्टर इन ग्राम पंचायत में है, स्टैब्लिश किया जाएगा। 1 करोड़ इसका जो कवरेज एरिया होगा 1 करोड़ फार्मर्स तक होगा, पहुंचेगा। और आने वाले 2 साल में 7.5 लाख जो किसान है, 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया में इसको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी कुल मिला के ऑब्जेक्टिव क्या है नेचुरल फार्मिंग का, कि भाई विदाउट एनी केमिकल जो पेस्टिसाइड है और उसका फर्टिलाइजर है उसके ही ग्रो करना। ठीक है, चलो। सो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा? बायो इनपुट रिसोर्सेज, एक सेंटर जो है, रेडी टू यूज इनपुट भी होगा इसमें, एक स्टैब्लिश करो। इसके अलावा जो मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्मर है, फार्म्स फॉर फार्मर की ट्रेनिंग वहां पे होगी। इंगेजमेंट ऑफ जो कृषि सीख है फॉर अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन के लिए होगा। ये इसके कंपोनेंट है। और आप एज वी नो यू गाइस, कंपोनेंट यूपीएससी के लिए रामबाण है। ईच एंड एवरी ईयर कंपोनेंट पॉइंट से 2 क्वेश्चन फ्रेम होता है, कोई भी स्कीम में ले लो। कभी कभी वो 11 तक भी गया, बट मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ओनली यूपीएससी। एक डेमोन्स्ट्रेटिव फॉर्म भी बनाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, फार्मर के लिए, और एक अवेयरनेस के लिए एंड मोबिलाइजेशन के लिए कृषि सीख या सखी, एक पार्टिसिपेशन भी होना है यहाँ पे। तो आप एक काम करो, एक लाइन आप थोड़ा सा रेडी टू यूज इनपुट कर लो, तैयार से जो भी, मतलब रेडी टू इनपुट करना है आपको, रेडी टू यूज। ठीक है, सो अब आ जाओ थोड़ा सा, नेचुरल फार्मिंग है क्या चीज, अबाउट नेचुरल फार्मिंग। डेफिनेशन वही कि भाई कोई भी जो केमिकल है, केमिकल फ्री होना चाहिए, लो इनपुट होना चाहिए। अच्छा, लो इनपुट का मतलब क्या? केमिकल फ्री, लो इनपुट, क्लाइमेट रेजिलियंस, फार्मिंग सिस्टम यूज लाइफ स्टॉक एंड लोकल रिसोर्सेज। यानी ये एक रासायनिक मुक्त, कम इनपुट वाला। कम इनपुट का मतलब क्या हो गया? एनीबडी? लो इनपुट का मतलब व्हाट डज इट मीन? एनीबडी? जल्दी से यार, 1 किलो, अगर मेरे पास चावल है उसको ही हम 10 किलो बना ले, ना कि 5 किलो चावल से 10 किलो बनाना है। ठीक है, मिसबा जी, समझ में आई चीज है? चलो, तो लाइफ स्टॉक के लिए भी और जो स्थानीय संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज करेगी। कहाँ कहाँ पे चल रहा है? बहुत सारे मल्टीपल स्टेट्स हैं वहां चल रहा है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारे स्टेट याद होने चाहिए। इंडिया में बहुत मल्टीपल स्टेट्स में चल रहा है। नहीं आया? चलिए, ये आपका
एक लैंड है, एक जमीन है, जमीन का पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जमीन का टुकड़ा, इस पे आपने राइस जो है वो कल्टीवेट किया, उसको उसकी खेती की। तो आपके पास, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि भाई नेचुरल फार्मिंग करना मतलब कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, 5 kg, अगर आप उसको सीड को यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है 10 kg, ठीक है। यहाँ पे इसको कर दो यार कि 1 kg ही आपके पास सीड होना चाहिए, बट प्रोडक्शन 10 kg का होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होगा हमारा राइस, वो राइस क्लाइमेट रेजिलियंस भी होना चाहिए, यानी कि वो क्लाइमेट को देखकर सहने की क्षमता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गर्मी आ गई तो भी हो जाना चाहिए, कम पानी मिल गया तो भी टिका हुआ होना चाहिए, फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब इसके लिए आप खेती करने के लिए क्या करोगे, लाइफ स्टॉक का यानी पशुपालन भी आप करोगे, और जो जो लोकल रिसोर्सेज है उनका, उसका गोबर हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया, वटेवर जो भी नेचुरल लेवल पे है उसी का यूज करेंगे। कोई केमिकल या एनकेपी और वो सब कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? चलो, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस नेचुरल फार्मिंग, क्या बोथ आर सेम? नो, बोथ आर नॉट सेम। एक मतलब अगर बात करें सिमिलैरिटीज में, तो दोनों में केमिकल फार्मिंग, जो नो केमिकल फार्मिंग सिस्टम है, ये तो सिमिलैरिटीज है। यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन हुआ, बायोमास जो मैनेजमेंट है, न्यूट्रिएंट रिसाइकिल करना, ये सब चीजें कॉमन होगा, ठीक है। बट कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। और डिफरेंसेस क्या होंगे ऑर्गेनिक में और नेचुरल में? कई बार लोग, ये मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ाया है, जहां तक मेरा जो माइंड कह रहा है कि इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, 1 साल 1.5 साल पहले, आप में से किसी को याद हो तो। अच्छे से पता है, मैंने पढ़ाया है। ठीक, नहीं 2-3 साल पहले भी पढ़ाया है, आई थिंक मुझे ये याद आ रहा है। चलिए, तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस, अच्छा डिफरेंसेस में क्या है उसके, व्हाट आर द पैरामीटर्स, कि हम इसको डिफरेंस कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट। इनपुट देखोगे, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन बनेगा, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल इनपुट रहेगा। ऑफ फार्म, यहाँ पे ऑन फार्म है इनपुट। दोनों में डिफरेंसेस यही है, नेचुरल में क्या है ऑन फार्म होगा, ऑर्गेनिक में क्या होगा ऑफ फार्म होगा। यानी कि ऑर्गेनिक को पहले अपने फार्म में तैयार नहीं किया, इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, शुभो एंड राज, मयंक जी, इट मीन्स कि आपने पहले एक गोबर लिया, गोबर को एक जगह स्टोर किया, उसको फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया, देन आपने इसको अपने पीस ऑफ लैंड में यूज कर लिया एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल तरीके से। बट होगा क्या, वो ऑर्गेनिक, नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ऑन, अब इसमें अगर डंग केक वगैरह है, गोबर वगैरह जो है, वो सब आपने अलग जगह ऑफ फार्म किया है, इन फार्म नहीं किया है। यहाँ पे इन फार्म में क्या है कि भाई खेत में ही आपने इसको कुछ अलग से बनाने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं किया, जानवरों को चरने के लिए छोड़ दिया, ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया, और आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ दिन के बाद फिर आपने इसमें स्टार्ट कर दिया कल्टीवेशन। तो देसी गाय का यहाँ पे डंक केक वगैरह, गोबर तो यार विदेशी गाय का भी हो सकता है, बट यहाँ पे देसी गाय का यूज होता है, यू नो, इंडिजीनियस। चलो, सॉइल करेक्शन की बात करें तो प्राकृतिक खनिजों का यूज किया जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक खनिज का मतलब यहाँ पे, जैसे आप
लाइमस्टोन है, चूना वगैरह जो है, अगर एसिटिक सॉइल है तो लाइमस्टोन को डालकर आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करोगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं, नो, कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिसेस क्या होगी, हल चलाना, खाद मिलाना, ये सब तो होगा ही। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिक खुद ही से ही नेचुरल रूप से ये सब डिकम्पोज होता रहेगा। यानी केचुआ जहाँ पे हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। स्केरी जिसको कहते हैं, वर्मी वर्मी कल्चर, केचुए पाले जाते हैं। ठीक है। कॉस्ट की बात करें तो हाई ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है यार कि उसमें खर्चा लग रहा है, एक्सपेंडिचर तो है ही। जी, वर्मी कंपोस्ट है ना, काफी महंगा होता है। सो वर्मी कंपोस्ट इज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट। कॉस्ट की बात करें, सो हाई ड्यू टू ऑर्गेनिक मैन्योर परचेज। अब उसको जाके खरीदना है तो जैविक खाद तो महंगा पड़ेगा ना, आपके लिए प्रोसेस किया जा रहा है कहीं से, उसको उठा के बनाया जा रहा है, उसके बाद तो आपको दिया जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ड्यू टू रिलायंस ऑन लोकल इनपुट्स पे डिपेंडेंसी होगी, इसलिए कॉस्ट नहीं के बराबर होगा, नहीं के बराबर। क्लियर है, चलो, क्लियर है सभी को। सो इससे क्या होगा यार, जो इम्प्रूव्ड याइल्ड जो है, आपका जो उपज है वो थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो बेटर हेल्थ वगैरह है, जॉब क्रिएशन, ये सब चीजें होंगी। ठीक है, चलो। एनवायरनमेंट को क्या बेनिफिट होगा, तो एनवायरनमेंट के बेनिफिट में वही होगा कि सॉइल जो प्रोटेक्ट सॉइल बायोलॉजी एंड एग्रो बायोडाइवर्सिटी, ये सब थोड़ा सा प्रोटेक्ट होगा, उसको एनवायरनमेंट को प्रॉफिट होगा, है ना, बेनिफिट होगा। ठीक है, नॉट प्रॉफिट। जो आपका वाटर का वो जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस होगा, कार्बन और नाइट्रोजन जो फुटप्रिंट है वो सब इसके बेनिफिट्स है। ठीक है, मिट्टी में सुधार वगैरह ठीक है, वो सब भी हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी में सुधार कैसे होगा, सॉइल जो रीजनरेशन की बात करें तो आप जितनी ज्यादा किसी मिट्टी में, किसी सॉइल में आप केमिकल मिलाते हो, वो धीरे धीरे डेड होने लगती है, इसलिए नेचुरल माना गया है कि भाई ये नेचुरल, ये सबसे अच्छा। तो आप आजकल तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उसकी धूम मची है, नहीं भी ऑर्गेनिक है बट उसमें ऑर्गेनिक का ठप्पा लगाओ और बेच दो, ये भी होता है ना। चलो, अब इस नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, मैनेज, एंड एक नेशनल जो आपका सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, NCONF। सिर्फ कार्यक्रम को देख लेना, सिर्फ स्कीम को देख लेना। ठीक है, प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट, लोकल लेवल पे छोड़ दो। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो यार कि इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। तो पंचामृत नाम सुना होगा, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, करना है। तो सॉरी, इसके लिए कंपोनेंट क्या होगा, कंपोनेंट है बीज अमृत, बीजामृत जिसको कह तब, यानी कहाँ कहाँ है, गाय का गोबर, उसका यूरिन है, डंक है ना, उसका फॉर्मुलेशन से, लाइव बेस्ड फॉर्मुलेशन होगा। ठीक है, उसी से बीजों को ट्रीट किया जाएगा, यानी कि गौमूत्र से अगर उसको एक बार, मतलब कहते हैं ना, बीजों को डुबो के निकाल दिया जाए तो कीड़े नहीं लगेंगे। जीवामृत में एक जैव जो कैटलिस्ट है, स्टिमुलेट, बायो स्टिमुलेट, प्रमोटिंग द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। ठीक है, एक्ट होगा, ये करेगा जीवामृत, कुछ बैक्टीरिया जो है लोकल लेवल पे हमने बायो स्टिमुलेट करने के लिए डाल देते हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं ना, दूध में अगर दूध से दही जमाना है, कर्ड,
तो वहां भी बैक्टीरिया है, उसके लिए कोई विदेश में जाके अमेरिका से वो बैक्टीरिया लेके तो आ नहीं रहे हो। ठीक है, जीवामृत हो गया। मल्चिंग क्या है? तो ये सॉइल सरफेस जो है, कवरिंग सॉइल सरफेस यूजिंग लाइफ जो क्रॉप्स है एंड स्ट्रॉ, यानी डेड प्लांट का जो बायोमास होता है, यानी जो सूख गए पेड़ पौधे, सूख के पत्ते उत्ते गिर गए हैं ना, उसी को ही कंजर्व करता है मॉइस्चराइजर के साथ, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। खेतों को सूखे पत्ते से ढक दिया जाता है, नीचे केचुआ छोड़ दिया गया, वो केचुआ पत्ता खा के वहीं पे बना देगा, खेतों में ही, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, वापसा की बात करें तो ये एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म इन सॉइल एंड वाटर वेपर कंडेंशन। क्रीमी जो है वो जो केचुआ होता है, उसको एक्टिव करने के लिए आप थोड़ा सा हल्का हल्का जो हरे हरे पत्ते डाल दिए और केचुए छोड़ दिए आपने, थोड़ा थोड़ा गीला करके, आपका कंपोस्ट वहीं घर बैठे तैयार। घर बैठे का मतलब खेत पे ही। ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन की बात करें तो स्प्रेइंग बायोलॉजिकल जो कनेक्शन, जैसे नीम कोटेड जो पेस्ट वगैरह होता है, नीम के पत्ते को का यूज कर लिया, उसमें तो खर्चा नहीं लग रहा है, उसमें आपका कोई इनपुट तो लग नहीं रहा है। हल्दी से आपने वो कर दिया, बहुत सारे तरीके हैं। तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जैव मिश्रण का छिड़काव किया जाता है। ये सब इसके कंपोनेंट है। कंपोनेंट बस मैंने डिटेल बता दिया, बट ये आप सिर्फ बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापसा एंड जो प्लांट प्रोटेक्शन है यही करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा। क्लियर है? चलो, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव को तो यार तुम रहने दो, कि हो गया तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमने एक जगह पर कहीं पढ़ा देसी गायों को यूज कर किया जा रहा है एज अ लाइफ स्टॉक, है ना। देखो ये क्वेश्चन आपस में मिला जुला है, वो एक अभी गवर्नमेंट का एक प्लान भी है, इंडिजीनियस जो स्पीसीज है उसको इनकरेज करना है। आरती जी, ऑब्वियस है कि अच्छा नीम कोटेड यूरिया है। अब बताओ, नीम की खल्ली है, तो ये उर्वरक ऑब्वियस सी बात है ना कि अच्छे ही होंगे। नहीं तो उर्वरक में नहीं आएगा ना, केचुआ उर्वरक में नहीं आएगा। केचुआ तो, केचुए से तैयार किया गया जो प्रोडक्ट है वो उर्वरक में, वो फर्टिलाइजर है। मिट्टी जो है उपजाऊ मिट्टी हो गई, उसको छिड़क दिया गया, और उसके बाद फिर मान लो कि केचुए ने 10 किलो मिट्टी वो जो है खा के जो, बेसिकली केचुआ काम कैसे करता है, मिट्टी ही खाता है, पत्ते के साथ लगा हुआ रहेगा, मिट्टी ही खाएगा और मिट्टी ही निकालेगा। तो वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी हो गई। तो 10 किलो आपने तैयार कर लिया, वो भी मार्केट में बिकता है। ठीक है। तो उसका जो ये क्या है कि आपने तैयार किया और उसको अपने खेत में, पीस ऑफ लैंड में जहां पे आपको एग्रीकल्चर करना है एक्टिविटी, वहां पे छिड़काव कर दिया, हो गया। तो यहाँ छिड़काव करने की बात ही नहीं, यहाँ तो कह रहे हैं खेत में ही तैयार कर लेंगे। एक फसल हो गई, एक फसल होने के बाद उसको कट किया, कट करने के बाद उसको वहीं पे कुछ चीजों को छोड़ दिया, उस पे पत्ते से ढक दिए, कुछ केचुए छोड़ दिए, केचुआ अपना काम करेगा। और एक बार फिर से हमने हल चला दिया तो क्या होगा, जो ऊपर वाली मिट्टी है नीचे चली गई, नीचे वाली मिट्टी ऊपर आ गई, दैट्स इट। क्लियर हो गया? चलो। सो चैलेंजेस क्या है कि भाई उसमें उपज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या है, केचुआ फिर मर जाए। बिल्कुल नहीं मरेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, केचुआ अंदर चला जाएगा ना भाई, जमीन पे रहता है ना, जमीन के अंदर रहता है, ऊपर वाली मिट्टी को खाएगा। तभी तो, ऐसा समझो आप, जब आप खेत खेत में जब आप
हल चलाते हो या फिर जो ट्रैक्टर वगैरह से, तो उसमें केचुए बाहर आते हैं, बहुत सारे मरते हैं, फिर वो उन कई बार ये होना है। ठीक है, चलो। अब मास लेवल पे आपको इनपुट जो सप्लाई है उसकी एक प्रॉब्लम आ जाएगी, नॉलेज गैप का भी अंतर कई बार देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग की कमी मिलेगी। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस है, इसको पढ़ जरूर लेना, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन अभी मैं प्रिपेयर कर रहा था, 2017 आई थिंक या 19 का था, उसमें चैलेंजेस भी पूछा गया है। ये कल भी मैंने बताया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों को थोड़ा सा शेयर किया है, ज्यादा नहीं किया है, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। चलो, मार्केट की चैलेंजेस क्या होंगी भाई, तो सप्लाई चेन जो है उसको, वो चैलेंजेस हैं थोड़ा सा, नॉलेज गैप है, ठीक है, फिर पॉलिसी लेवल पे गैप हो सकती है, क्लाइमेट वनरेबिलिटी की बात होगी, जलवायु संवेदनशीलता की बात होगी, क्योंकि कई बार राजस्थान में टिड्डी का अटैक हो गया, फिर क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। जी मिस बाजी, सर नॉट challenges such as the ask the differences between the traditional farming and pharmaceutical farming। नहीं 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 मिसबा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बिना ठीक से सब सुने आप रिप्लाई कर रहे हो। 17 की बात कर रहा हूँ, आप 21 पे आ रहे हो। 17, 18, इसमें देखना होगा। चलो मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। चैलेंजेस और इंपॉर्टेंस समथिंग लाइक दैट, इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यूपीएससी में। इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, बट प्री में पूछा है उन्होंने। चलो, ये हो जाएगा। गोल्फ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इंपॉर्टेंट फटा भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट वाज आस्क्ड ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर 2018। हाँ, काइंड ऑफ ऐसे कुछ सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ पूछा तो है, 17-18 में पूछा गया है। डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ग्रुप में। चलो, सो ग्लोबल, सॉरी, ग्लेशियल जो लेक है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, फटा है, तो उत्तराखंड में देखोगे अक्सर लेक फटना, उससे बाढ़ आ जाती है, तो फ्लड की बात हो रही है, आउटबर्स्ट फ्लड्स। ठीक है, GLOF, ग्लोफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। सो वाई इन द न्यूज, एक CWC की रिपोर्ट आई थी कि भाई ग्लेशियल झील की का जो सरफेस एरिया है बेसिकली, वो बढ़ गया है। सरफेस एरिया बढ़ गया का क्या मतलब है, देखो रिपोर्ट, 14 साल में, यानी कि पानी कम हो गया, सरफेस एरिया अब ज्यादा, वो पहले गहरी हुआ करती थी झील, लेक, अब वो जो ग्लेशियर लेक है हैव इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया, गाद वाद जमा हो गई है ना, तो इससे होगा क्या, ये ट्रांस बाउंड्री रिस्क है, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर जैसे भूटान, नेपाल, चाइना में, वहां भी इंक्रीज हुआ है, तब वहां फटेगा, उसका पानी कहाँ आएगा, इंडिया में आएगा, तो एक प्रॉब्लम तो है। हाई रिस्क लेक की बात करें तो 67 जो ग्लेशियर लेक है इन इंडिया एक्सपैंडेड बाय ओवर 40%, 40% तक तो एरिया बढ़ गया इंडिया में। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तो एक डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर या डिजास्टर को लेकर भी पूछा जा सकता है, झीलों का फटना, बादल फटना, है ना। तो क्लाउड बर्स्टिंग पूछा है यूपीएससी ने शायद, आई थिंक पूछा होगा, ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा। उसी तरह से यहाँ भी ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट पूछ सकता है, ग्लेशियर सूख रहा है, एक ग्लेशियर पर पूछा है, क्या था वो,
अरे यार, ये जो स्नो का जो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, एल्बिडो, एल्बिडो पूछा है। बर्फ अंटार्कटिका में, हाँ, है ना, एल्बिडो पूछा है, हाँ, वेरी गुड। तो देखो, एक ही टॉपिक, डायमेंशन कितने खुल गए। इसीलिए बार बार कहता हूँ, मल्टीपल टाइम्स कह रहा हूँ कि सुन के भी बहुत सारी चीजें आपको कम से कम कोरिलेट कर पाओगे, इनकॉर्पोरेट कर पाओगे, ठीक है, नॉलेज को। चलो, तो ये जो ग्लेशियल जो लेक है, ये फॉर्म कैसे होता है भाई? फॉर्म व्हेन ग्लेशियर मेल्ट, जब झील में जो ग्लेशियर जो है, स्नो है ना, जब वो थोड़ा सा गर्मी की वजह से, ड्यू टू हीट या ड्यू टू टेम्परेचर, मेल्ट होगा तो ग्लेशियर लेक बनेगा। इसके भी अलग अलग कैटेगराइज्ड है, जैसे कि मोरेन डैम, आइस डैम एंड इरोजन बेस्ड, और भी है, बट ये तीन चीज तो आप इसका डिटेल देख सकते हो। अब इसका डिटेल मैंने क्यों कहा, इसका डिटेल आप गूगल भी कर लो, और नहीं करना चाहते हो लेट मी नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये बेसिक क्वेश्चन है, यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। तो गोल्फ क्या है बेसिकली? गोल्फ है यहाँ पे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये सडन वाटर रिलीज हो कर देगा ड्यू टू मोरेन आइस डैम फेलियर। अचानक जो आइस डैम है वो फेल हो जाएगा, और अचानक जो पानी है उसका जो फ्लो है वो आसपास का एरिया में फैल जाएगा, और वही कई बार क्या हो जाता है, बर्फ, देखो वैसे समझो, स्नो जो है, नॉट आइस, आइस और स्नो दो अलग अलग चीज है, बट ठीक है, मोटे तौर पर बर्फ कह देता हूं समझने के लिए, क्या, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बर्फ जब तक जमी जमी हुई है तब तक क्या है, वो सॉलिड में है, और उसका इसकी क्वांटिटी हो सकती है, वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा? बर्फ का, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा या वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होगा? आइस का, वेरी गुड, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, है, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। वाटर का होगा ना भाई, मिसबा जी, आपका केमिस्ट्री है भाई, वॉल्यूम कम हो जाएगा उसका, आइस। यहाँ पे कंफ्यूजन अच्छा है, बट एग्जामिनेशन में सही होना चाहिए। आप 1 लीटर एक बाउल ले लो, उसको फ्रिज में रखो, पूरा पानी भरा हुआ होगा, देखो बर्फ जो है उसके अंदर में, उस बाउल के अंदर ही या बोल के अंदर ही रहेगा। जी, ठीक है। तो अचानक कभी कभी ये क्या होता है, सडन एंड समटाइम साइकिल ये होता है। अच्छा, आइस से वाटर में वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो ऑब्वियस ही बात है, तो वॉल्यूम ज्यादा किसका होगा, वही तो पूछा है मैंने, तो वाटर का होगा ना बॉस, आप खुद ही तो बोल रहे हो। तो आइस कैसे कह दिया, देखो अपने स्टेटमेंट को। तो सडन क्या होगा, इसका फीचर क्या होता है, ये जब फटेगा तो बहुत सारा पानी आएगा, बहुत कई बार से साइक्लिक होता है, ठीक है, बार बार होने वाली घटना जिसको कहते हैं इंसिडेंट। और ये जो इवेंट जो रैपिड होगा, इवेंट लास्टिंग आवर टू डेज, यानी आप मान के चलो कि ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक चलता रहेगा। बड़े बड़े डाउन स्ट्रीम जो आपका जो रिवर जो है डिस्चार्ज कर देगा, लार्ज डाउन स्ट्रीम रिवर जो है अपने पानी को छोड़ देंगी, तो चीजें बद से बदतर हो जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में देखने को मिलता ही है, झील फट गया, लेक फट गया कहते हैं ना, वो यही है।
चलो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एक तिस्ता थ्री डैम जो है सिक्किम में था 23 में, साउथ लेनाक में, या लोनाक करके है, लोनाक। 23 में और 13 में चौड़ा बारी जो वाला जो एक है मंदाकिनी रिवर में उत्तराखंड में फटा था। 13 में मुझे याद है ये तो मेरे सामने की बात है, मतलब इसको कैसे भूल जाऊं, है ना। चलो, सो इसका रीजन क्या क्या होता है। रीजन है, मेजर रीजन जो कॉज है वो ग्लेशियल जो है सर्गिंग होगा, सर्जिंग होगा, यानी तेज गति से अगर बड़ा सा एक आइस बर्ग है वो हिल रहा है, गिल्की ग्लेशियर अलास्का, ये हिल रहा है तो उससे भी एक रीजन बनता है। मोरेन अगर इंस्टेबिलिटी है, साउथ लोनाक सिक्किम में आइस डैम जो है फेलियर हुआ था, ये वीक स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरनल मेल्टिंग एंड थर्मल स्ट्रेस, यानी कि थर्मल तनाव, थर्मल का मतलब गर्मी की वजह से, गर्मी ज्यादा आ गई थी तो आंतरिक गर्मी की वजह से ये पिघलने लगी, तो पिघलने लगी तो इसके इसका जो स्ट्रक्चर था वही कमजोर था, वीक था, तो इसकी वजह से हुआ। कई बार जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, भूकंपीय गतिविधि, टेक्टोनिक प्लेट आपस में, अगर कोई इस झील के नीचे से कोई टेक्टोनिक प्लेट निकल रही है और वो डिस्टर्ब हो गई तो ये तो डिस्टर्ब कर देगी ना इसको भी, पानी पूरा इधर और उधर फैलेगा, ठीक है। बट ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। एवलांच नहीं, नहीं एवलांच ये, एवलांच जो है जो बर्फ जमी हुई है, इसका बर्फ का तेजी से नीचे गिरना, ये एवलांच है। एवलांच नहीं कहेंगे इसको, ये एवलांच है, ठीक है, ये एवलांच नहीं है, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा जो बेसिकली इसका रीजन है वो ह्यूमन एक्टिविटी है। हमने इतना ज्यादा अपने जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी जो हमने कर दी है, अर्बनाइजेशन है, माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, अल्टर स्लोप स्टेबिलिटी एंड ड्रेनेज जो पैटर्न है उसका कहीं ना कहीं इसके वजह से हुआ है। ये सब आप देख सकते हो, ये मेंस में भी एज वेल एज काम आ जाएगा। अगर ढंग से पढ़ दोगे तो ये मेंस में भी काम आने वाला है, तो उसको मैं पीएम कर देता हूँ। क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक नहीं दो तीन क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे मेंस में। प्री में तो रीजन पूछ के छोड़ देगा, लेकिन यहाँ मेंस में आपका क्वेश्चन मिलेगा, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग मेंस देने जा रहे हैं तो वहां काम आ जाएगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है भाई, गोल्फ मैनेजमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया फॉर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए एंड सीडब्ल्यूसी रिव्यू वगैरह किया है, ठीक है। उसको पहले आइडेंटिफाई करो, हाई रिस्क जो लेक है आइडेंटिफाई करो एंड प्लान मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। तो इनिशिएटिव लिया है, एनडीएसए का जो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करो। सीडब्ल्यूसी ने अपना रिव्यू किया है, ठीक है। नए डैम के लिए पहले आप देख लो यार कि किस एरिया में अगर वो फटा तो आसपास का जो एरिया है सबसे पहले वो इफेक्ट होगा। डैम वैम जो है उसको बाढ़ के लिए डिजाइन करो, कम से कम फ्लडेड एरिया ना हो जाए कि एक ये फट गया तो क्या होगा, है ना। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज के लिए भी एक मिशन बनाया गया है, जो आईआईटी रुड़की जो है वो इसको करेगा। ग्लेशियल जो लेक है उसका इवैल्यूएशन वगैरह होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चलो, वैश्विक पहल वगैरह क्या किया गया है, एक क्रायोस्फीयर इनिशिएटिव लिया गया है, HKH ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट जो ऑब्जर्विंग सिस्टम है वो लगाना, यानी कि कम से कम
रिमोट सेंसिंग से, कि रिमोट सेंसिंग क्या करेगा, वो आपको कुछ समय पहले, ध्यान रखना, इसको रोक नहीं सकता वो, लेकिन कम से कम पहले थोड़ा सा आपको अलर्ट जरूर कर देगा कि भैया धोती पहनो और भागो, अलर्ट करेगा। ठीक है, इससे भी आप थोड़ा सा जानो, आपका जो प्रीशियस लाइफ है वो बचेगा कम से कम, एटलीस्ट, है ना। यूनेस्को का भी एक कार्यक्रम है, एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, फोकस ऑन फोकसेस ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म एंड कंजर्वेशन, यूनेस्को का भी प्रोग्राम हो गया। ठीक है, सेंटाई फ्रेमवर्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, बता दिया मैंने, डीएम से रिलेटेड है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या है, चैलेंजेस आप छोड़ सकते हो कि यार मल्टीपल चैलेंजेस है। जो इनएक्सेसिबल टरेन है, हिमालयन वाला एरिया देखोगे तो कहां तक पहुंचोगे, कहां तक जाके सर्वे करोगे, इनएक्सेसिबल है वो। लैक ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, रिक्वायर्ड हेवी इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग, बहुत ज्यादा पैसा लगना है इसमें, है नहीं अभी। अगर सिस्मिक वर्नेबिलिटी की बात करें तो हिमालयन पूरा जो टरेन है, सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करें तो आप देख ही रहे हो, एज वी नो, राइजिंग टेम्परेचर श्रिंक ग्लेशियर। आईसीआईएम ओडी जो है प्रेडिक्ट कर रहा है बेसिकली 70 to 80% जो ग्लेशियर होगा, वॉल्यूम लॉस, वॉल्यूम लॉस होगा तो क्या होगा, पानी घटेगा या बढ़ेगा, वाटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब क्लियर है, चलो। मोहित कुमार, क्लियर, चलो। 70% तक आयतन की हानि हो सकती है, देख लो यहां साफ साफ लिखा हुआ है। क्लियर है, चलो, ठीक है। सो आगे की रहा वही जो एनडीएमए का जो आपको गाइडलाइन है, उसी को ही आपको उठा के रखना है, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, सो नो नीड टू डिस्कस, टाइम बचेगा हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे चीजें हैं जिसको आपको फोकस में रखना है। ये आई डोंट थिंक सो कि किसी कोचिंग में बताया जाता होगा। कहाँ बचा हुआ है यार, इसके पहले का कहाँ बचा हुआ है, कहाँ बचा हुआ है, कहाँ 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 चले गए, कुछ नहीं बचा हुआ है। गोल्फ का के बाद हाईलाइट है वो, वे फॉरवर्ड। अरे नहीं भैया, वे फॉरवर्ड नहीं पढ़ना है, मतलब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये देखो, अच्छा इसके बाद, अच्छा ये बोल रहे हो आप, ओके। तो ये अब इसको पढ़ाने के लिए क्या करना है यार, जरा, चलो एक CWC पढ़ लेते हैं यार, तो ये थोड़ा जरूरी है, चलो ठीक है, थैंक यू। अब ये देखो, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इफेक्ट आपको मुझे बताने की जरूरत है अब। यूपीएससी इतना भी इजी मतलब नहीं पूछेगा, बट आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। अगर फटेगा तो क्या होगा, अभी मैंने इतनी देर से यही तो डिस्कस कर रहा था ना। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़ देना, जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्या लॉसेस होने जा रहा है, ठीक है, ये सब देख लेना। ठीक है, इम्पैक्ट ह्यूमन पे क्या पड़ेगा, पॉवर्टी आ जाएगी, अब आपके घर में पानी घुस गया तो रहोगे कहाँ, लाइफ को का डैमेज है, हाइड्रो पावर प्लांट फटफट गया तो क्या होगा, सब प्लांट ठप हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, एग्रीकल्चर लॉसेस होगा, एनवायरमेंटल डैमेज में रिवर का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टेबलाइजेशन होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। लैंड अगर सूखा हुआ है, पूरा पानी भर गया तो डिग्रेड होगा, बायोडाइवर्सिटी की हार्म होगा, उसको हार्म पहुंचेगा, नेचुरल जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही तो था, और क्या था। चलो,
एक थोड़ा सा प्री के लिए देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, ये इसको गवर्न कर रही है ना, CWC को। एम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसका जो स्कोप वगैरह है वो CWC का डील विद सरफेस वाटर, ध्यान रखना सतही जल से संबंधित है, और CGWB का भूजल, ग्राउंड वाटर से। ये तो थोड़ा सा पकड़ के चलना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हो सकता है इस बार आ जाए। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, ठीक है, हो गया, क्लियर। चलो, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट। अब ग्लोबल कार्बन की बात हो गई, जी मिसबा जी। ये 20 एंड 22 में पूछा तो हो सकता है, अब ये नहीं, ये नहीं पूछा ना, ये भी पूछ लिया है, ये दोनों पूछ लिया है। CWGPC पूछा ना, अब ये क्रॉस कर दिया, और फिर यानी जो ग्राउंड वाटर है का मैनेजमेंट कौन कर रहा है? CWC। एंड CWC का जो है ये सरफेस, GC, CGWB जो है ये सरफेस वाटर का मैनेजमेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट बोथ स्टेटमेंट आ रहा, गोस टू रॉन्ग, है ना, बस। तो करके जाने में क्या प्रॉब्लम है ना। चलो, चलो, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट, ठीक है, पब्लिश बाय कौन? प्रोजेक्ट इसको पब्लिश करता है, रिलीज करता है, तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इस रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन कर रहा है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। इवेंट क्या है भाई? COP29 में हुआ था, UNFCCC ने इसको, ठीक है, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए कार्बन बजट में, यही कहा गया उसको कंट्रोल में रखो, ठीक है। करंट जो ये है प्री, ये 1.5 कब तक रखना है? ये बेसिकली पेरिस अकॉर्ड में हुआ है, एंड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। प्री इंडस्ट्रियल का मतलब क्या हो गया? 1990 कट ऑफ डेट हो गया, इससे पहले रखना है, ठीक है। टेम्परेचर का फॉरकास्ट की बात करें तो 50% चांसेस जो है चेंज एट, अभी करंट जो इमिशन रेट जो है हमारा, अभी जिस तरह से हम इमिशन का जो रेट चल रहा है वो उससे 50% चेंज है एट दैट द ग्लोबल टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 इन 6 ईयर। 6 साल में ही हो जाएगा ये तो, जबकि हमने कहा था भाई कि 1.5 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ये तो 6 साल में ही कर लेंगे, हम अचीव कर लेंगे, नो, खुशी मनाइए, वेरी गुड। जबकि टारगेट था कि भाई 100 साल में नहीं होना चाहिए ये। इस पूरे टेम्परेचर को पूरे इस डेकेड तक हम, पूरा जो मिलीनियम ईयर है, सॉरी, पूरा जो 100 ईयर्स है उसको, उस तक हम उसको रोक के रखें। पार्टी किडनी, सही है। कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी, मोहित कुमार? उस चक्की का आटा, उस चक्की वाले शॉप का नाम बताना। हाँ, तभी आपका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है। अब समझ में आया, चलिए। फॉसिल जो है, CO2 इमिशन 23 में अगर हम देखें तो अब तक का सबसे ज्यादा क्या है ये? 37.4 बिलियन टन है। ग्लोबली ये बहुत हाई है। CO2 रिलीज हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, इतना करने के बाद भी अभी तक सबसे ज्यादा मैक्सिमम में हम चल रहे हैं, ठीक है। और CO2 को का जो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर, टॉप कंट्रीब्यूटर कौन है? 3rd नंबर पे इंडिया आ जाता है, देखो, फर्स्ट पे चाइना है। तो कुल मिला के ये सिर्फ कुछ जो कंट्री है ना, वही मिला के ही CO2 जो है, ये 3 कंट्री को मिला लो, 3-4 कंट्री को, तो आप इसी से ही देख लोगे, या 60% लगभग, अप्रोक्सीमेट 60% अब ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये 41% ही उन्होंने वे कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर जनरेट CO2, ठीक है, क्लियर है। तो भूमि उपयोग परिवर्तन
यानी लैंड यूज चेंजेस इमिशन। अब लैंड का नेचर एग्रीकल्चर वाला, उसको ही चेंज कर दिया आपने, क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, वहां पे आप रोड बनाओगे, कंक्रीट बिछाओगे, यही तो करोगे, और क्या करोगे? एग्रीकल्चर एक्टिविटी करोगे, मॉल बनाओगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा? तो लैंड यूजेस का जो जंगल काटोगे उसके लिए ना, तो इमिशन फॉर लैंड यूजेस चेंजेस, यानी एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन से हैज ड्रॉप 20% इन द लास्ट डेकेड। उत्सर्जन, भूमि उपयोग परिवर्तन से जो उत्सर्जन जो है 20% घट गया है, ध्यान रखना। और लैंड डिफॉरेस्टेशन, न्यू फॉरेस्ट जो ऑफसेट है, ये 50% परमानेंट डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। तो पुनः एक बार फिर से हम, अगर फॉरेस्ट को लगा रहे हैं तो जंगल, नए जंगल साथी, नहीं स्थाई, सॉरी, नए जंगल स्थायी वनों की कटाई से उत्सर्जन का लगभग 50% ऑफसेट करते हैं। दो ऐसे फैक्ट फिगर है, यू हैव टू नो। और ये मेंस में भी जा सकता है, ठीक है, दोनों को मेंस में यूज कर सकते हो, एज वेल एज मेंस में भी काम आ जाएगा। CO2 श्रिंक कर रहा है, ये श्रिंक होगा यार, श्रिंक्स। हिंदी में तो ठीक है, लेकिन चलिए। तो लैंड और ओशियन की बात करें, समुद्र की बात करें, तो CO2 श्रिंक हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, हाफ ऑफ द टोटल एमिशन, अवशोषित, ये ऑब्जर्व कर लेता है ये, ठीक है। बट देयर इफिशियंसी इज डिक्रीजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी जो इफिशियंसी है वो क्या हो रही है, घट रही है। एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है लैंड की एंड ओशियन की, वो डे टू डे क्या हो रहा है, इज गोइंग टू बी डिक्रीज। क्लियर? नाउ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है भाई। स्टैब्लिश कब हुआ है ये प्रोजेक्ट? 2001 में स्टैब्लिश हुआ है। ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट जो है, और फ्यूचर अर्थ के लिए इसका ये है बेसिकली, एक रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। रिसर्च पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड जो क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम है, ठीक है। इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में बहुत, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख ले। तो इमिशन एंड सिंक जो है, एंड मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट को देखना है, थोड़ा सा उसको ट्रैक करना है कि कार्बन का इमिशन नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है। भले ही हमारा जो कार्बन इमिशन है वो 20% रिड्यूस हुआ है, लेकिन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, चाहे वो लैंड हो या ओशियन हो, समुद्र हो, दोनों की इफिशियंसी क्या हुई है, 50% तक रिड्यूस हुई है, कम हो गई है। सॉरी, 20% तक। हाफ ऑफ द इमेज, टोटल इमिशन, है ना? क्लियर है? सो इसका पब्लिकेशन क्या है, जो GCF ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का अपनी कुछ तीन जो ये निकालता है, मतलब पब्लिकेशन जो है प्रोवाइड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीन चीज के बारे में, कि भाई आपको हर कंट्री को कितना कम करना होगा, अपनी कैपेसिटी से कम करना होगा, ज्यादा करना होगा, कम ही करना है, ऑब्वियस है। मीथेन को लेकर है, CO2 है, एंड N2O को लेकर है, ये तीन चीज के लिए है, जो वैश्विक बजट प्रदान करता है, तीन चीज के लिए इसका जो पब्लिकेशन है, इंसाइट देता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? मोहित कुमार पढ़ के आए थे? शिवांगी जी, चलिए। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, गैप रिपोर्ट कई बार पूछा भी गया है। एक मिनट, गैप रिपोर्ट है या कुछ और है? अभी ये क्या हुआ? लीजिए।
हम्म, एक टॉपिक आपका छूट रहा है, हिंदी मीडियम। अभी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ उसको। इसका मैं कल इसको अलग से पढ़ा भी दूंगा। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। चलो। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, फ्यू लाइंस इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम। नहीं नहीं, एक आधा पेज का है यार, डोंट वरी। ठीक है। ये क्या हुआ, हैंग हो गया? ठीक। चलो। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। कभी कभी बीच में जो गैप हो जाता है ना, तो उसे थोड़ा सा पूरा पढ़ाने का मन ही थोड़ा कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, श्रिंक हो जाती है मेरी। इस तरह की मिस्टेक मुझे पसंद नहीं है, और खासतौर पे तब जब मैं खुद कर रहा हूँ। चलिए। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट, प्लैनेट का मतलब क्या, पृथ्वी, प्लैनेट हमारी, हमारा ग्रह है ना, हमारा प्लैनेट। यूएनईपी, ये एक प्रोग्राम है यूएन का। ये वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है, एंड आईयूसीएन दोनों मिलके इसको रिलीज कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को। ठीक है। बेसिकली इसका फोकस कहाँ पे है? फोकस कहाँ पे था? कुंमिन मॉन्ट्रियल वाला बायोडाइवर्सिटी, जिसमें कि उसका जो 3 टारगेट्स था, वो फ्रेमवर्क। प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं, जो ज्योग्राफिकली डिफाइंड एज अ एरियाज रेगुलेटेड एंड मैनेज टू स्पेसिफिक, टू अचीव स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसका अपना एक विशिष्ट संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, उसको रेगुलेट करना है, मैनेज करना है। ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में बेसिकली। ठीक है। विशिष्ट संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ध्यान देना, नियंत्रित एंड प्रबंधित, यानी कि आपको रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड करना है। ठीक है। कंजर्व्ड एरिया कौन सा है? एरिया आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज मैनेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, जो सिस्टम, जो सर्विसेज एंड लोकल वैल्यूज। कौन कौन सा एरिया है ये पूछेगा यूपीएससी। एक कंजर्व्ड एरिया एंड प्रोटेक्टेड एरिया। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहो, तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, क्या कहते हैं इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है। ठीक है। अभी C2, इन C2 X C2 पढ़ा था ना। हाँ। बहुत सारे जो आपको बॉटनिकल गार्डन वगैरह है, ये सब चीजें प्रोटेक्टेड एरिया में आएंगे, है ना। और कुछ एरिया के बाहर भी है। चलो। तो बेसिकली इसमें जो टारगेट, जो 3 है, बेसिकली क्या है, एक्सपेंडेड द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया टू 30% ग्लोबल कवरेज। तो इसका बेसिकली वैश्विक नेटवर्क का विस्तार करते हुए ग्लोबल लेवल पे इसको, इसके कवरेज को 30% तक इंक्रीज करना है। और ये इस प्रकार से ऐसे करना है कि इन अ वे दैट रिस्पेक्ट इंडिजीनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज, इसको ध्यान में रखना होगा। इस प्रोटेक्टेड एरिया और कंजर्व्ड एरिया जो है, दोनों है ना, दोनों एरिया को उसका एरिया को बढ़ाना, इंक्रीज करना 30% तक। कितने परसेंट तक? 30% तक। ठीक है। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग? की फाइंडिंग है इसका, अब ये देखो थोड़ा सा, ये की फाइंडिंग आपको मेंस में काम आएगा, प्री में काम नहीं आने वाला, सॉरी। पूरा का पूरा पूछेगा ही नहीं यूपीएससी। क्लियर? तो उसको छोड़ दो आप, मतलब अभी फिलहाल के लिए।
चलो, सो इनिशिएटिव प्रमोटिंग प्रोटेक्टेड और जो कंजर्व्ड एरिया है, एरिया को प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया को बढ़ावा देने के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। 72 वाला एक आपका, इसमें भी जो सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, प्री पूछ लेगा, यही अभी मैंने ऊपर बताया आपको। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट भी है साइन बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट ओशियन लाइफ। महासागर में जीवन को बचाना है तो उसके लिए भी एक समझौता है, इंडिया उसको भी इनिशिएटिव ले चुका है। क्लाइमेट एक्शन अडॉप्शन एंड प्रोटेक्टेड एरिया, तो प्रोटेक्टेड एरिया के भीतर आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट, जो बेसिकली आपका रिजिलियंस के लिए प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन द इन एंड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। तो फोकस करना है कहाँ पे, नेचर बेस्ड सोल्यूशन, नेचर बेस्ड सोल्यूशन इस इनिशिएटिव का मोटो का। ठीक है, चलो अब हम एक बार थोड़ा सा लास्ट आज का देख लेते हैं। सो व्हाट अबाउट द मीथेन, मीथेन CH4, धान के खेत में है ना, या फिर दीमक है टर्माइट वाला है ना, या फिर पशु जो है, एनिमल्स जो लाइव स्टॉक जो जुगाली कर रहे हैं, उससे जुगाली करना समझते हो, क्या कहते हैं, राज एंड सुबो, राज एंड सुबो, जुगाली, मुंह चलाते रहना, थोड़ा चीवी, हाँ बस वही, उससे भी मीथेन जनरेट हो रहा है। ठीक है, ऑक्सी वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, उससे भी हो रहा है। ठीक, सो मीथेन क्या कर रहा है, बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस है, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, और 86 टाइम्स ये जो है मोर पावरफुल है CO2 से, बट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है ये, SLCP है, शॉर्ट लिस्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, 12 वर्ष का इसका, क्योंकि ये 12 साल तक एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद खत्म। ठीक है, सो ट्रोपोस्फेरिक बेसिकली जो जोन है, प्रिकर्सर फॉर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। मीथेन क्या करता है, ये एक तरह का टॉक्सिक एयर जो है पॉल्यूटेंट है ये। जैसे कि आप मीथेन ज्यादा वो ले लोगे तो फिर क्या होगा, इस रेस्पिरेटरी इशू हो जाएगा, क्रॉप लॉसेस होगा, ये इसका नुकसान है। सो मीथेन जनरेशन का, जनरेट करने का सोर्सेस ऑफ मीथेन इमिशन का, तो ओवर जो इसका इमिशन है 60%, इट्स कम फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल को अगर आप बर्न कर रहे हो, या फिर जो वेस्ट जो आप जो जनरेट कर रहे हो, कचरा वगैरह, कूड़े दान वगैरह जो है ना, डस्टबिन में से, वहां से भी मीथेन ही जनरेट हो रहा है। बायोबेस, हाँ बायोबेस, गाय के गोबर से भी है, तभी तो गोबर गैस प्लांट इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। क्लियर, चलो ठीक है। जी, मोहित कुमार, आस्क, पूछिए।